प्रश्न है अपना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपन करेंगे, पहला प्रश्न है 140। 140 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 7 बार 70, फिर 2 से 35, फिर अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का देखते हैं, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का देखते हैं, 4 का नहीं जाएगा। अब सीधा 5 से, 5 साम 35, अब 7 से। अब इनको गुणनखंडों के रूप में लिख देंगे। 140 बरोबर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये पहला हो गया आपका। दूसरा है अपना दूसरा है अपना 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से 2 साम 14, एक बार 2 अट्टे 16, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब 9 3 12, यानी कि 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा? अब 3 का। 3 एकम 3 और 1 3 तरफ 9, अब सीधा 13 का, 13 एकम 13। 156 बरोबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है अपना 3825। तीसरा है अपना 3825। 2 से नहीं आएगा, 3 से देखते हैं। 3 से देखने के लिए क्या करते हैं? संख्याओं का योग। 5 2 7, 8 7 15 3 18, यानी कि 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इसको दे दो 3 7 21, 1 इसको दे दो 3 5 15, 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 इसको दे दो 3 5 15। अब 5 2 7, 7 4 11, यानी कि 3 का नहीं आ रहा। अब कितने का आएगा? 5 का। 15 40, 2 इसको दे दो 5 25। अब 5 का, 5 एकम 5, 3 इसको दे दो 5 साम 35। 17 भाज्य संख्या आ गई। अब किसका जाएगा? डायरेक्ट 17 का। 17 एकम 17, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दो। 3825 बरोबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है, ये अपना तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा है 5005। चौथा 5005, 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। अब 5 का, 5 एकम 5 00, 5 एकम 5, 3 का जाएगा नहीं, 5 का नहीं आएगा, 6 का, 7 का देके देखते हैं। 7 एकम 7, 3 इसको दे दो 7 चौक 28, 2 इसको दे दो 7 तिया 21। अब 7 का भी नहीं आएगा, 8 का, 9 का, 10 का देके देखते हैं। 11 का, 11 एकम 11, 11 का जाएगा। अब 11 एकम 11, 3 इसको दे दो 11 तिया 33। अब 13 अभाज्य संख्या आ गई, तो डायरेक्ट 13 का। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। 5000 × 5, 5 × 7 × 11 × 13। ये आपका चौथा हो गया। अब पांचवा है अपना 7429। देखो 7429। अब इसमें 2 का 3 का 5 का भाग देके देखते हैं। 5 का भी नहीं आ रहा है, 3 का भी नहीं आ रहा। अब 6 7 का देखते हैं, 7 का भी नहीं आ रहा है। 11 का देके देखते हैं। 12, इसमें जाएगा 17 का। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौक 68, बचे 6, उसको दे दो 6, यानी कि 62 हो जाएंगे। 17 एकम 17, 17 34, 17 × 51, 17 चौक 68, 68 ज़्यादा हुआ है, 17 तिया 51। अब 62 में से 51 घटाएंगे तो अपने बचेंगे 11। अब 11 इसको दे दो 119 हो जाएंगे। अब 17 गुणा 17 17 17 7 119, 17 7 119। अब इसमें देंगे 17 का, इसमें नहीं आएगा। अब देंगे 19 का। 19 एकम 19, 19 दूनी 38। अब 43 में से 38 घटाएंगे तो अपने बचेंगे 5।
5 5 इसको दे दो, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। ठीक है, अभाज्य संख्या आ गई। अभाज्य संख्या का अब इसमें 23 का ही भाग जाएगा। ठीक है, इसको अभाज्य गुणन खंडों के रूप में लिखते हैं। 7429 बरोबर 17 गुणा 19 गुणा 23। ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो पहला है अपना 26 और 91। तो पहले क्या करेंगे, इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 26 का पहले गुणनखंड करते हैं 13, 13 से ही एक बार 91 के करते हैं। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 2 इसको दे दो, 7 या 21 यानी कि 13। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं गुणनखंडों के रूप में। 26 बरोबर 2 गुणा 13, 91 बरोबर 7 गुणा 13, 91 बरोबर 7 गुणा 13। अब एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी घात वाली संख्या और उभयनिष्ठ संख्या होनी चाहिए। उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है इसमें, 13, और घात कौन सी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मतलब एक ही है इसमें। तो ठीक है, उभयनिष्ठ भी एक ही है और सबसे छोटी घात भी एक ही है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 13। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम के लिए भी यही उभयनिष्ठ संख्या लेते हैं, लेकिन इसमें घात लेते हैं अधिकतम। अधिकतम घात इसमें है नहीं, तो न्यूनतम लेते हैं, वो 13 ही है। उभयनिष्ठ संख्या भी 13 है और न्यूनतम घात भी कितना है, 13, 1। ठीक है, तो 13 ले लिया हमने और बाकी की संख्याओं का भी क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब 7 गुणा 2 14 और 14 गुणा 13 करेंगे तो 13 गुणा 14 करके देखते हैं। 4 तिया 12, 1 दे दो, 4 1 5, 13 की 13 यानी कि 2, 5 3 8 यानी कि 182। ठीक है, कितना आ रहा है ये अपना, 182। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया हमारा, 182। अब क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए इंटू बी बरोबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या ए और बी, दो संख्या कौन सी अपनी, 26 और 91। ठीक है, इनका गुणा करके देखते हैं कितना आ गया, 26 9 6 54 5 9 दिन 18 5 23। ठीक है, 2366। ठीक है, अब एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि 182 गुणा 13। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है अपना, 13 इंटू 182। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, ये भी अपना कितना आएगा, 2366। 2366 ये कितना आएगा अपना, ये भी अपना 2366 आएगा। ठीक है, जब इसका मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2366। तो ये जब दोनों बरोबर आ रहे हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है अपना 510 और 92। तो पहले क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 के 2 से 2 बार, 2 दिन 4, 1 2 पंजे 10, 1 इसको दो 2 पंजे 10, 5। अब 3 के लिए क्या करते हैं, इनको संख्याओं को जोड़ते हैं, 5 5 10 और 2 12, तो 3 8 24, इसको दे दो 1 3 5 15। अब 8 5 13 हो रहा है, 3 का जाएगा नहीं। अब 5 से, 5 एकम 5, 3 इसको 5 शाम 35। अभाज्य संख्या आ गई यानी कि 17 का, 17 एकम 17। इनको लिख दो, 510 बरोबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 का करते हैं, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब अभाज्य संख्या आ गई यानी कि 23 का ही। ठीक है, अब इसको भी लिख देते हैं, 92 बरोबर 2 की घात 2 इंटू 23। ठीक है, अब इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं अपन,
कि ओवेनिष्ठ संख्या देखते हैं और न्यूनतम घात लेते हैं। तो ओवेनिष्ठ संख्या इसमें कौन सी है, खाली केवल 2 है, तो 2 ले लो। और न्यूनतम घात कितनी है इसकी, 1। जब न्यूनतम घात 1 लेंगे तो एचसीएफ कितना आ गया अपना, 2। ठीक है। एलसीएम, एलसीएम के लिए भी क्या करते हैं, ओवेनिष्ठ संख्या देखते हैं और अधिकतम घात। तो ओवेनिष्ठ संख्या कौन सी इसमें, 2, और अधिकतम घात कितनी है इसकी, 2। 2 × 2 बराबर 4। और बाकी की संख्याओं का भी क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है। 3 × 5 × 17 × 13, 13 नहीं सॉरी 17 × 23। और जब इनका गुणा करते हैं तो आता है 23,460। ठीक है। कितना आ रहा है इसका एलसीएम, 23,460। अब इसकी जांच करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 510 और 92 का क्या गुणनफल। ठीक है। गुणन करते हैं तो कितना आएगा जी, आएगा अपना, करके देख लेते हैं। 0 2 एकम 2 2 पंजे 10, 0 9 एकम 9 पनम 45। ठीक है। 0 2 9 5 1 6 4। ठीक है। एचसीएफ और इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है अपना 23,460। जब इनका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 46,920। ठीक है। जब ये दोनों बराबर आ गए तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही है। तीसरा है अपना 336 और 54। ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, अभाज्य गुणन खंड करते हैं। 2 एकम 2 2 छिंग 12 2 अट्ठे 16, 8 बार, ये 4 बार, ये 4 बार, ये 2 बार, ये 21 बार, और अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 से करते हैं। 3 7 21 और 7 से 1 बार। ठीक है। इसको लिख देते हैं 336 बराबर 1 2 3 4, 2 की घात 4 × 3 × 7। अब 54 का निकालते हैं, अभाज्य गुणन खंड। 2 दूनी 4, 2 साम 14, अब 2 से नहीं आएगा, 3 से 3 आम 27, अब 3 से 3 तरक 9, 3 से 1 बार। ठीक है। 54 बराबर 2 की घात 1 × 3 की घात 1 2 3। ठीक है। अब एचसीएफ निकालते हैं इसका, तो एचसीएफ कितना आएगा, देखो उभयनिष्ठ संख्या लेनी है हमें और न्यूनतम घात लेनी है। उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सी है इसमें, 2 है और 3 है। ठीक है। न्यूनतम घात 1 1, 3 दूनी 6, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 6। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर, ठीक है, इसमें क्या करते हो, वैनिष्ठ संख्या और अधिकतम घात। 4 × अनिष्ट संख्या 3, अधिकतम घात कितनी हो गई 3। ठीक है। अब क्या कर, अब बाकी की भी संख्या लेते हैं, कौन सी है 7। ठीक है। जब इनका गुणा करें 30 24, कितना आएगा 30 24। ठीक है। ये अपने एचसीएफ और एलसीएम आ गए। ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम आ गए। अब हमको क्या करनी है, इसकी जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 336 × 54। जब इनका गुणा करेंगे अपन 144। ठीक है। और एचसीएफ × एलसीएम, जब इन एचसीएफ × एलसीएम, एचसीएफ कितना है अपना 6 और एलसीएम कितना है 3024। ठीक है। इनका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18 144। जब जी दोनों बात बरोबर आ गए तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या है, एकदम सही है। ठीक है। अब तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 15 और 21। क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के पहले 6 बार, 2 से 6 3 बार, 3 से 1 बार। अब 15 के 2 से जाएगा नहीं, 3 से 5 15, 5 से 1 बार। 21 के
7 21, 7 से एक बार। अब इनको लिख लेंगे पहले। 12 बरोबर 2, 2 की घात 2 इंटू 3। अब 15 बरोबर 3 इंटू 5, ठीक है। अब 21 बरोबर 3 इंटू 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए वेनिष्ठ संख्या देखेंगे। दो में दो इसमें ही है, इसमें है नहीं, 3 इनमें है सब में, ठीक है। तो 3 लिख देंगे और घात न्यूनतम लेनी है, तो न्यूनतम घात कितनी है, 1 ही है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, वेनिष्ठ संख्या देखेंगे। वेनिष्ठ संख्या कौन सी है, 3 ही है। और अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, तो लिखो मत उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब बाकी की संख्याओं को अभी इनमें गुणा कर देंगे। 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। जो आएगा अपना 420। एलसीएम कितना आ गया अपना, 420, ठीक है। दूसरा है अपना 17, 23, 29, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। तो 17 का करेंगे अपन 17 से ही एक बार, 23 का करेंगे अपन 23 से एक बार, और 29 का करेंगे अपन 29 से एक बार, ठीक है। पहले इन संख्याओं को लिख दो। 17 बरोबर 1 इंटू 17, 23 बरोबर 1 इंटू 23, 29 बरोबर 1 इंटू 29, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए कोई वेनिष्ठ संख्या ही नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 1। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बरोबर 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आएगा अपना 11,339, ये अपना दूसरा हो गया। तीसरा है अपना 8, 9 और 25, ठीक है। तो पहले 8 का निकालेंगे, 2 से 4 बार, ये 2 बार, ये 1 बार। अब 9 का 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 तरफ 9, 3 एकम 3। अब 25 का 25, 5 एकम 5, ठीक है। इनको लिख लेंगे पहले। 8 बरोबर 2 की घात 2, 8 बरोबर 2 की घात 3, ठीक है। 9 बरोबर 3 की घात 2, और 25 बरोबर 5 की घात 2। देखो वेनिष्ठ संख्या कोई है नहीं इसमें, तो एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 1। एलसीएम निकालेंगे अब। तो वेनिष्ठ संख्या कोई है नहीं, और बाकी की संख्याओं को लेते हैं। तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 बरोबर, ये आएगा अपना 8 इंटू 3 तरक 9, 5 25, 1800। ये तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर सवाल है, एचसीएफ 306, 657 बरोबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657, मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला था, ए इंटू बी बरोबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ए इंटू बी बटे एचसीएफ बरोबर एलसीएम, ठीक है। इसमें मान रखेंगे। तो एलसीएम बरोबर 306, 657 बरोबर 306 इंटू 657, ठीक है। इनके दो मान तो ये हो गए, ए इंटू बी के। और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है अपना 9। एचसीएफ अपना टोटल कितना दे रखा है, 9। और ए और बी के मान कितने हैं, 306 और 657। 9 से इसको काट दो, 9 8 9 27, 9 चौक 36, 34, जब 34 का गुणा 657 से करो तो 38, ठीक है। यही अपना आंसर हो गया। एलसीएम का मान कितना आ गया, एलसीएम का मान 300, 657, 300 कौन 657 बरोबर बाई 338। क्वेश्चन है अपना
5 नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब अपना कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कोई संख्या ले ली मैंने, जैसे कि 6 मतलब 6, और n का मान ले लिया मैंने 1, तो अगर मैं इसके फैक्टर करूं 3 इंटू 2, तो ये संख्या जो n है, इसका कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या शून्य पर समाप्त वो जब ही होगी, कब? जब यहां पर फैक्टर 2 और 5 आया है, 2 और 5 आया है, तभी हमेशा ये संख्या क्या है, शून्य पर समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखो जैसे मैंने 6 की घात 1 ले लिया तो इसका मान आया 6, ठीक है। अब 6 की घात 2 लिया तो इसका मान आया 36। देखो कोई सी भी संख्या शून्य पर मान समाप्त नहीं हो रही है। तो इसके लिए मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें यह संख्या शून्य पर समाप्त करनी हो, शून्य पर संख्या अगर समाप्त करनी हो तो उसके फैक्टर में क्या आनी चाहिए, 2 या 5 आनी चाहिए। अब ठीक है, अब 6 इंटू 3 ले लो, 6 की घात 3 मतलब 6 की घात 3। अब मैं देखो 1 2 3 ही ले रहा हूं, मैंने 0 क्यों नहीं ले रहा, मैं जी क्यों ले रहा हूं, 1 2 3 मतलब n बराबर नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। अब 6 का गुणा 6 से करो, चकनक 36, और 36 का गुणा अपन 6 से करेंगे तो यानी कि 2 से 16। देखो ये भी शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। ये संख्या शून्य पर जब भी समाप्त होगी जब जहां पर 2 गुणा 5 आ रहा हो, इसके फैक्टर करने पर 2 गुणा कितना आ रहा हो, 5 आ रहा हो, लेकिन यहां पर 2 गुणा 5 नहीं आ रहा है, इसके 6 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है, तो इसमें 5 तो आ नहीं रहा है, तो यहां संख्या 6n है वो अपनी 0 पर समाप्त नहीं होगी। लेकिन मान के चलो अगर यहां पर 10 होती, 10 की घात अगर मैं ले लेता 3, तो देखो जी संख्या शून्य पर जरूर समाप्त होगी, क्योंकि 10 के अगर हम कोई फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, 2 इंटू 5। देखो 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो कितनी 2 5 जब दोनों आ रहा है तो ये संख्या शून्य पर समाप्त जरूर होगी। देखो देख लो 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 दारे 100, और 100 का गुणा 10 से करें तो 1000। देखो यहाँ संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जब भी हमें अगर 6n हमें शून्य पर समाप्त करनी हो तो यहाँ पर 5 और 2 का आना अनिवार्य है। अब इसे भाषा में लिखते हैं। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में दो तथा 5 आना अनिवार्य है, 2 तथा 5 का आना अनिवार्य है, जबकि तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। जबकि सिक्स एन बरोबर इस 6n बरोबर 2 इंटू 3 की घात n, जबकि इसमें 2 का अंक तो है लेकिन 5 का अंक नहीं है, इसलिए यहां संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन है अपना 6 नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13
प्लस 13 और 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? पहले हल करते हैं इसको। देखो पहले तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझना होगा। देखो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें केवल एक का भाग जाए और एक स्वयं का भाग जाए। मान के चलो एक का जाए और किसका जाए, स्वयं का जाए। ठीक है, मान के चलो कोई संख्या 3 है तो ठीक है, इसमें एक का भाग जा रहा है और किसका जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो जी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब एक का जा रहा हो और 3 का जा रहा हो, मतलब मात्र 2 ही संख्याओं का भाग जा रहा हो, वो होती है कौन सी संख्या, अपनी अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या में क्या है कि वे संख्या जिसमें एक का भी भाग जा रहा हो और इसके अलावा मतलब 2 का और भाग जा रहा हो। मेरा कहने का मतलब है इसमें 3 संख्याओं का भाग जा रहा हो। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 6, अब जब मैं 6 के गुणनखंड करूंगा, देखो 2 और 3 मतलब कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, और एक का भी भाग जा रहा हो। एक का तो हर संख्या में भाग जाता है, प्रत्येक संख्या में एक का भाग जाता है। ठीक है, 1 और 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई अपने पास, 3 संख्या। तो ये जब 3 संख्या आती हैं तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, अपनी भाज्य संख्या। और जिसमें एक का ही हो और स्वयं का भाग जा रहा हो वो होती है अपनी अभाज्य संख्या। इसमें मात्र 2 संख्या आती हैं और इसमें 2 से अधिक संख्या हो जाती हैं तो वो होती है अपनी भाज्य। इसमें 2 या 2 से अधिक संख्या होती है वो होती है अपनी भाज्य संख्या। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए देखो पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, भाज्य और अभाज्य तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, हमें यही बतानी है कि भाज्य संख्या क्यों है। देखो इसके लिए क्या करेंगे, 13 2 बार है इसमें, तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद अब कितना रह गया, 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, अब इसको गुणा के रूप में लिख दो। वैसे भी गुणा ही होता है, अगर इंटू का चिन्ह यहाँ पर नहीं हो, गुणा का चिन्ह नहीं हो तो वो गुणाई का चिन्ह होता है। अब 13 गुणा, अब 11 × 77 और प्लस 1। ठीक है, 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। ठीक है, अब मैंने बोला है कि 13 इंटू 78। अब इसमें एक का गुणा सम में होता है। अब जब एक का गुणा सम में होता है तो 3 संख्या बन गई। अब जब भी अपनी 3 संख्या आ जाती हैं तो वो कौन सी फॉर्म हो जाती है, मतलब भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। एक तरीका तो अपना जी है। दूसरा तरीका देखते हैं अपन कि 13 इंटू 78 के क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। 78 के मतलब 13 × 78। ठीक है, अभी 6 और है, 6 के और कर दो। ठीक है, 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब जब इधर की संख्या मतलब ये वाली थ्योरम, अब थ्योरम के अनुसार चलते हैं अपन। थ्योरम क्या कहती है, जब इधर की संख्या सब अभाज्य आ जाती हैं तो जो उधर की संख्या होती है वो सब अपनी कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जब भी इनका गुणा करोगे तो एक हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी, भाज्य संख्या प्राप्त होगी। अब इसी प्रकार हम इसको भी हल करते हैं, मतलब इसी को सॉल्व करते हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि ये भाज्य है या अभाज्य है। रिपीटेड नंबर मतलब 2 नंबर कौन से में, 5 और 5। तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लो। मैं डायरेक्ट ले लेता हूं इसको यहीं से। ठीक है, कॉमन लेने के बाद इंटू का निशान लगाया। अब 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। सबका गुणा करते हैं तो आएगा 1008 प्लस 1। ठीक है, अब 5 इंटू 1008 प्लस 1। ठीक है, यानी कि 1009। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 इंटू 1009, जो कि 1009 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और जी भी अभाज्य हो गई। और मैंने बोला है कि जब 2 संख्या है उसके साथ एक का गुणा और होता है, तो यदि 2 से क्या हो गई, अधिक संख्या हो गई, मतलब 3 संख्या आ गई, तो कौन सी संख्या बन गई जी, अपनी भाज्य संख्या। क्वेश्चन अपना 7 नंबर। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखो क्या है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। अब सोनिया कोई चक्कर लगा रही है तो वो लगा रही है कितने मिनट में, अब सोनिया कितने में लगा रही है, यानी कि 18 मिनट में, ठीक है। और रवि कितने में लगा रहा है, 12 मिनट में, ठीक है। अब वो दोनों एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं, तो ठीक है, तो रवि 12 मिनट में सब चक्कर लगा रहा है इसका, और जबकि सोनिया कितने में लगा रही है, 18 में लगा रही है। तो सोनिया कितने 6 मिनट क्या चल रही है, पीछे चल रही है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जी दोनों अपन एक जगह पर जी क्या करेंगी, मिल जाएंगी, लेकिन सोनिया कितने मिनट बाद मिलेगी, थोड़े मतलब 6 मिनट बाद चल रही है, तो इसी कम चक्कर लगा पाएगी, और जबकि रवि एक इससे ज्यादा चक्कर लगा लेगा, मतलब एक चक्कर भी लगा सकता है, 2 चक्कर लगा सकते हैं, वो सवाल को हम हल करेंगे जब देखेंगे। लेकिन रवि ज्यादा चक्कर लगाएगा और सोनिया कम चक्कर लगाएगी। और इस जी सवाल में ये पूछ रहा है कि जी प्रारंभ मतलब पुनः इसी स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो वो सवाल को हम देखो हल करते हैं पहले, देखो हल माना रवि चक्कर लगाता है बरोबर x, ठीक है। अब 12 मिनट बाद चक्कर लगाएगा, 12 मिनट बाद चक्कर लगाता है बरोबर 12x, ठीक है। अब सोनिया चक्कर लगाती है, सोनिया चक्कर लगाती है बरोबर y, ठीक है। अब 18 मिनट बाद 18 मिनट बाद सोनिया चक्कर लगाएगी बरोबर बरोबर 12y, ठीक है, सॉरी 18, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, बरोबर में रख लेते हैं, 12x बरोबर 18y, ठीक है। 12x बरोबर 18y, इसको क्या करो बरोबर के रूप में लिख लो। अब जो जहां संख्या निकल के आएगी वो अज्ञात संख्या मान के चलो z, अब z ऐसी संख्या निकल के आएगी जो कि इसमें 12 का भी भाग जाएगा और 18 का भी भाग जाएगा, ठीक है। अब जो संख्या है वो 12 का और 18 का क्या, इन दोनों का क्या है, वो एक गुणज है जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, जो इस संख्या की बोल रहा हूँ 12 और 18 का जी इस वे वाली संख्या क्या है, एक गुणज है जिसमें 12 और 18 का भी भाग जाएगा, ठीक है। जब ऐसी स्थिति में जब दोनों का भाग जा रहा है तो मिनिमम जा रहा है, मतलब एक बार ही जहाँ तो इसका ही गुणज होगा एक बार ही होगा, मतलब कम बार ही होगा। यहाँ तो 12 एक बार ही आ रहा है और 18 भी कितना बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, मतलब कम से कम आ रहा है, और ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जब कम से कम आया है किसी संख्या में तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। समझ में आ गया वो एलसीएम क्यों ले रहा है, क्योंकि 12 का और 18 का क्या जा रहा है इस संख्या में, जो इस संख्या में जाएगा वो क्या जाएगा, भाग जाएगा, और जो 12 और 18 वो उस संख्या का क्या है, एक गुणज है, मतलब एक ही गुणज है ये दोनों, या तो 12 का गुणज निकल के आएगा या 18 का गुणज निकल के आएगा, ठीक है। एक ही बार गुणज है जो कि कम से कम है, और कम से कम के लिए अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 12 का एलसीएम लेते हैं अपन, 2 से 6, 2 से 3 बार, और 3 से करेंगे अपन 1 बार, ठीक है। अब 18 का अब इसको घातों के रूप में लिख देते हैं, 1 2 2 की घात 2 × 3, ठीक है। अब किसका लेते हैं, 18 का, ठीक है। 18 का थोड़ा इधर ले लेते हैं, 2 नाम 18 और 3 से 3 बार, ठीक है, और 3 से 1, ठीक है। अब 2 × 1 2 3 की घात, ठीक है, इतने ठीक है। अब एलसीएम मैंने बोला है कम से कम के लिए क्या निकालना है अपन को, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, वेनिष्ठ संख्या और अधिकतम घात। तो वेनिष्ठ संख्या 2 में दोनों है क्या, कितनी है, 2, ठीक है, मतलब अधिकतम घात, ठीक है।
अब उभयनिष्ठ संख्या और अधिकतम घात, ठीक है, ठीक है, अधिकतम घात कितनी है 2। अब इनको खोलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 तरफ 9, 9 3 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट, कितनी मिनट 36 मिनट, ठीक है। अब देखो वो 36 मिनट बाद, मतलब 36 मिनट बाद दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद जब वो दोनों मिल रहे हैं तो क्या होगा पता है कि यदि हम, हालांकि दोनों मिल तो 36 मिनट बाद रहे हैं, लेकिन रवि क्या करेगा, एक चक्कर ज्यादा लगा लेगा, और जबकि सोनिया क्या करेगी, एक चक्कर कम लगा पाएगी। देखो कैसे, अपन मान के चलो 12 का भाग देते हैं, 12 14 30 36, ठीक है, रवि कितने चक्कर लगा लेगा 3, और 18 का 18 दूनी 36, जबकि वो सोनिया कितने चक्कर लगा पाएगी 2, ठीक है। जब सोनिया 2 चक्कर लगा पाएगी और रवि कितने चक्कर लगा लेगा 3 चक्कर लगा लेगा, जब वो दोनों एक जगह पर मिलेंगे। इसी